दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है राजकोषीय नीति, हिंदी में जिसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसके बारे में बात करेंगे। राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? राजकोषीय नीति का मतलब सरकार की जो प्राप्तियां होती है और सरकार के व्यय होते हैं, जितनी भी सरकार की प्राप्तियां हैं और सरकार के व्यय हैं, उनसे संबंधित जो नीति होती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति के बारे में हमने जान लिया कि राजकोषीय नीति क्या होती है। सरकार की जो प्राप्तियां होती है और सरकार के जो व्यय होते हैं, उनसे संबंधित नीति को क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। अब बात करते हैं बजट की। बजट किसे कहते हैं? बजट का मतलब होता है राजकोषीय नीति को बजट के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जाता है। बजट में वो सारी बातें बताई जाती है, अर्थात जिसके अंदर सरकार की प्राप्तियां और सरकार की व्यय से संबंधित बातें लिखी होती है। वैसे बजट की बात करें तो बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, जबकि हमारे प्रचलन में क्या बजट शब्द ही होता है। बजट शब्द क्या होता है? प्रचलन का शब्द है, जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। क्यों? क्योंकि जब पहले बजट जारी किया जाता था तो एक चमड़े में के थैले के अंदर दस्तावेज रख के लाए जाते थे, और बाहर की दुनिया को क्या दिखाया जाता था कि एक चमड़े में थैले में रखकर कुछ दस्तावेज लेके गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पे क्या किसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट की बात करें तो बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट राज्यसभा में कभी भी पेश नहीं किया जाता। बजट कहाँ होता है? लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में बजट भारत के वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। लोकसभा में कौन कर सकता है बजट को पेश? तो हमारे जो वित्त मंत्री होता है वह बजट को पेश करता है। वर्तमान में बजट का फरवरी के पहले कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि 2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को पेश किया जाता था। फरवरी महीने के आखिरी कार्य दिवस को पहले 2017 से पहले पेश किया जाता था, जबकि 2017 के बाद में फरवरी के पहले कार्य दिवस में हमारे बजट पेश किया जाता है। 2017 के बाद बजट फरवरी के पहले कार्य दिवस को प्रस्तुत करने से क्या क्या लाभ हुए? इससे क्या वर्तमान में लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या वोट ऑन अकाउंट पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है? अब आप सोचेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? कि जैसे मान लो कि सरकार ने बजट पास किया, कितना बजट पास पेश किया, जैसे मान लो 1 मार्च को, क्या 1 मार्च को बजट पेश किया। अब बजट क्या, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, क्या अप्रैल चला गया, ठीक है, और मई चला गया। अब मई में जाके लास्ट तक जाके बजट पास होता है। मई में क्या होता है? बजट जाके पास होता है। अब पास होते होते जैसे मान लो कृषि क्षेत्र है या फिर किसी भी कोई सब सेक्टर है, उसमें यदि कोई प्रावधान किए गए बजट के अंदर, तो पैसा हमारे मई के महीने में उस विभाग को दिया जाता है। जब मई को में उस महीने उस विभाग को पैसा मिलता है, तो जबकि वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से हमारे वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। कब? 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो अप्रैल के महीना और मई के महीना है, इन 2 महीनों के अंदर जो खर्चा है उसकी बात करें तो वो खर्चा कहाँ से आएगा? तो वो खर्चे के लिए क्या अलग से एक बिल पास किया जाता है, और उस बिल को कहते हैं लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारे जो जब तक बजट पास नहीं होगा और 1 अप्रैल से हमारा कार्य दिवस शुरू हो जाता है नए साल का जो वित्तीय वर्ष है वो, तो उसके बाद यदि जितने दिन तक यदि बजट पास नहीं होगा तो वोट ऑन अकाउंट के जरिए खर्चा चलाया जाता है। तो वर्तमान में वोट ऑन अकाउंट पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में बजट हर साल 31 मार्च से पहले पारित करवा लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारी विकासात्मक गतिविधियां हैं इस समय पर शुरू की जा सकती है। अब बात करेंगे 2017 के जो बजट है उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे। वर्ष 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। क्या किया गया? रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। साथ ही साथ जो हमारे योजनागत और गैर योजनागत खर्चे हैं इसके भेद को भी समाप्त कर दिया गया। हमारा जो योजनागत और गैर योजनागत व्यय है इसको समाप्त कर दिया गया। ये हमारे 2017 के बजट में परिवर्तन किए गए थे, अर्थात रेल बजट और आम बजट इन दोनों बजटों को जोड़ दिया गया। अब बात करें 2017-18 में जो विवेक देवराय समिति है इसकी सिफारिश पर हमारे रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। किसकी सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति। तो आप इसे याद रखेंगे कि विवेक देवराय समिति है, इसकी सिफारिश पर हमारे रेल बजट को किसमें मिला दिया गया? आम बजट में मिला दिया गया। और विवेक देवराय की बात करें तो विवेक देवराय वर्तमान में हम हमारे भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हमारे विवेक देवराय।
अब बात करें रेल बजट और आम बजट की, तो हमारे रेल बजट और आम बजट को अलग करने की बात करें तो 1924 में एक वर्ष समिति, किसकी समिति, हमारे एक वर्ष समिति, इसकी सिफारिश पर भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, 1924 में, और किसकी सिफारिश पर, एक वर्ष समिति, ये एकता नहीं होने दी एक वर्ष समिति ने, तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पर भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। क्योंकि उस काल में रेलवे में ब्रिटिश निवेश बहुत ज़्यादा था, अर्थात जितना हमारा आम बजट होता था उसके लगभग बराबर हमारा रेलवे का बजट हुआ करता था, और रेल बजट का आकार भी क्या था, बहुत बड़ा हुआ करता था। वर्तमान में ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बजट है वह काफ़ी बड़ा होता है, जबकि रेल बजट छोटा सा रह गया। एक वर्ष समिति का गठन हमारे 1921 में किया गया था, जिसकी सिफारिश से कब आए थे, 1924 में। भारत में वर्तमान में रेल बजट लोक लुभावनी घोषणा का मंच बन के रह गया है, अर्थात रेल बजट के माध्यम से जो हमारे नेता होते हैं ये क्या अपनी लोक लुभावनी जो योजनाएं हैं वो जारी करने की कोशिश करते हैं, जिससे रेलवे का विस्तार, तकनीकी और सुरक्षा सभी चीज़ें प्रभावित होती है। बात करें भारत में सन 1924 से 1917 तक रेल बजट और आम बजट अलग अलग ही पेश किए जाते थे, और 1917 के बाद में जो हमारी विवेक देबरॉय समिति है इसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग में मिला दिया गया। फिर बात करें हमारी योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय की बात करें तो योजनागत व्यय वह होता था जो पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए किया जाता था। योजनागत व्यय क्या होता है, जो हमारे पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, जो योजनाएं बनाई जाती थी और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो खर्चा किया जाता था वही योजनागत व्यय कहलाता था। जबकि जो अदर व्यय होते थे, अर्थात उसी साल के अंदर कुछ अन्य खर्चे होते थे, उन्हें गैर योजनागत व्यय कहते हैं। जबकि 2017 में हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी, इसलिए भारत की अंतिम और 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 2012 से 2017। अब बात करें बजट के समय की। बजट के समय की बात करें तो भारत में वर्तमान में लोकसभा में बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। भारत में 1999 से पहले लोकसभा में बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। कब, 1999 से पहले। अब क्या है, सुबह 11 बजे ही बजट पेश कर दिया जाता है। 1999 के बाद लोकसभा में बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाना शुरू हो गया, अर्थात इसको भी 25 साल हो चुके हैं जब बजट 11 बजे से पेश किया जाता है। तो बजट भाषण की बात करें, भारत में लोकसभा के बजट प्रस्तुत किया जाता है, जब सबसे पहले भाषण भारत के वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो पहला भाषण कौन देता है, हमारे भारत का वित्त मंत्री पहला भाषण देता है। जब लोकसभा का भाषण देता है बजट का भाषण, तो लोकसभा के बजट के भाषण में 2 हिस्से होते हैं। कितने, 2 हिस्से। पहला होता है पार्ट ए, फिर होता है हमारा पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो लोकसभा के भाषण में पार्ट ए में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सामान्य घोषणाएं होती है। पार्ट ए में तो क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सामान्य सी घोषणाएं होती है, और पार्ट बी में क्या होता है, कर संबंधित परिवर्तनों की घोषणा होती है। अर्थात पहले भाग में तो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सामान्य घोषणाओं की बात करते हैं, तथा पार्ट बी में क्या करते हैं, कर संबंधी परिवर्तनों की घोषणा करते हैं। हम आगे बात करें, लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री क्या करते हैं, 3 दस्तावेज रखते हैं। भारत में लोकसभा के वित्त मंत्री क्या करते हैं, 3 प्रकार के दस्तावेज रखते हैं। और 3 प्रकार के दस्तावेज कौन कौन से हैं आप याद रखेंगे। पहला आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर आता है वित्त विधेयक, जिसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं। तीसरा हमारा विनियोग विधेयक आता है, जिसे एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। पहला हमारा आता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट में सरकार की प्राप्तियां और व्यय से संबंधित जानकारी होती है। क्या होती है, सरकार की प्राप्तियां और व्यय से संबंधित जानकारियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट कहते हैं। लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक में कर संबंधी परिवर्तन हेतु जानकारी होती है। वित्त विधेयक में क्या होता है कि जो वित्त मंत्री है वो ये बताता है कि कर के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं, ये हमारे वित्त विधेयक के अंदर बताते हैं। तीसरा हमारा विनियोग विधेयक आता है। तो विनियोग विधेयक में लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा विनियोग विधेयक संचित निधि से खर्च करने की जो अनुमति होती है उसके लिए पेश किया जाता है कि हमारा बजट तैयार हो गया और उस बजट से जितने भी खर्चे किए जाएंगे तो वो खर्चे कहाँ से निकाले जाएंगे, वो हमारे संचित निधि से निकाले जाएंगे। इसके लिए विनियोग विधेयक या फिर हमारा एप्रोप्रिएशन बिल जारी किया जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा किसे कहते हैं, तो भारत में प्रत्येक साल हर साल बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले अर्थात 31 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है।
अर्थात जब भी जिस साल भी बजट पेश किया जाता है, अर्थात 1 फरवरी को हमारे बजट पेश होता है, तो उससे एक दिन पहले मतलब 31 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। लोकसभा में बजट से पहले प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक समीक्षा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार की जाती है। तो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या करता है? भारत की आर्थिक समीक्षा को तैयार करता है। कब? लोकसभा में बजट से पहले। वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में हमारा आर्थिक सलाहकार। भारत में बजट से संबंधित सभी दस्तावेज क्या आर्थिक मामलात के जो विभाग होते हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत में क्या बजट से संबंधित सारे दस्तावेज कौन तैयार करता है? आर्थिक मामलात के विभाग के द्वारा तैयार करते हैं। आर्थिक मामलात के विभाग है भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। आर्थिक मामलात के विभाग क्या करते हैं? भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये हमने देख लिया। अब जेम्स विल्सन की बात करते हैं। जेम्स विल्सन कौन था? जेम्स विल्सन वो व्यक्ति था जिसने पहला बजट 1860 में पेश किया था। तो भारत के अंदर पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ये हमारे जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। कब? 1860 में। फिर बात करें आर के षणमुखम चेट्टी की बात करें। आर के षणमुखम चेट्टी की बात करें तो आज़ादी की बात पहला बजट हमारे 1947 में आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1947 में। और ये कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। तो ये भारत के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे 1947 में। तो हम दोनों के नाम याद रखेंगे, एक तो आर के षणमुखम चेट्टी और जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन 1860 में वित्त मंत्री थे जिन्होंने क्या किया? पहली बार बजट पेश किया था। अब बात करें बजट की, तो बजट की क्या संरचना होती है? तो बजट की संरचना देखें तो बजट के 2 भाग होते हैं, एक राजस्व और एक होता है पूंजी। राजस्व को रेवेन्यू कहते हैं और पूंजी को कैपिटल कहा जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो प्राप्तियाँ होती है और एक्सपेंडिचर होता है। दूसरे पूंजी के अंदर भी 2 होती है, प्राप्तियाँ और एक्सपेंडिचर होता है। अब राजस्व के अंदर जो प्राप्तियाँ होती है उनकी बात करें तो इसमें 2 तरह से प्राप्तियाँ होती है, एक तो कर से प्राप्तियाँ होती है और एक गैर से कर से प्राप्तियाँ होती है। कर की बात करें तो कर में 2 तरह के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। जबकि हमारे गैर कर के अंदर नॉन टैक्स में क्या क्या चीज़ें आती है? भारत सरकार के द्वारा जो बेची गई वस्तुएं और सेवाएं क्या क्या आती है? भारत सरकार के द्वारा बेची गई वस्तु और सेवाएं, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश और भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया अनुदान। ये सब चीज़ें हमारे नॉन टैक्स के अंदर आती है। अर्थात जो बेची गई वस्तु और सेवाएं होती है और साथ ही साथ सरकार ने जो लोन दिया उसका ब्याज, फिर लाभ और लाभांश और कोई अनुदान यदि सरकार को प्राप्त होता है तो ये हमारे प्राप्तियों में आता है। फिर व्यय की बात करें, हमारे राजस्व में क्या क्या आता है? भारत सरकार के द्वारा कोई यदि ब्याज चुकाया जाता है वो आता है, भारत सरकार के द्वारा कोई सब्सिडी दी जाती है वो आती है, भारत सरकार के संचालन का जो खर्चा आता है अर्थात तनख्वाह उनका ये आती है, देनी होती है, फर्नीचर का खर्चा, ये सब खर्चा इसके अंदर आता है। भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी को दिया जाने वेतन और पेंशन, भारत सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, भारत सरकार के द्वारा रक्षा पर जो खर्चा किया जाता है वो सब हमारे राजस्व व्यय के अंदर आता है। फिर बात करें पूंजीगत की, तो पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं? तो पूंजीगत प्राप्तियों में 2 चीज़ें आती है, एक तो ऋण और एक गैर ऋण से। ऋण से जो पैसा प्राप्त होता है उसमें आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण होता है, जबकि गैर ऋण की बात करें तो विनिवेश करके अर्थात बेच करके और यदि पहले से कोई लोन दे रखा है तो उसको वसूल करके, तो हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। फिर व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय की, तो भारत सरकार के द्वारा यदि कोई लोन दिया जाता है तो पूंजीगत व्यय कहलाता है। भारत सरकार के द्वारा चुकाए गए ऋण होते हैं वो भी हमारे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। भारत सरकार के द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे हमारे आधारभूत ढांचा, कोई नया PSU बनाया गया है, या भारत सरकार के द्वारा रक्षा पर जो खर्चा किया जाता है, जैसे हम नए नए विमान खरीदते हैं, तो ये सब हमारे पूंजीगत व्यय के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह आज हमने क्या किया है, जो बजट है तो बजट के दोनों सेक्शन देखिए, राजस्व और पूंजी वाला, तो आप स्क्रीन को रोक के इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। फिर आता बजट के, तो बजट के 2 भाग होते हैं, इसको डिटेल से और वापस देख लेते हैं। बजट के 2 भाग होते हैं, एक राजस्व और एक पूंजी। क्या होता है? राजस्व और पूंजी। सबसे पहले राजस्व आता है। राजस्व के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियों की बात करें तो राजस्व की प्राप्तियां वो प्राप्ति होती है जिससे न तो देनदारियां बढ़ती है न ही परिसंपत्तियां घटती, अर्थात जिससे देनदारियां भी नहीं बढ़ेगी साथ ही साथ परिसंपत्तियां भी नहीं घटेगी, ये हमारे राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। राजस्व प्राप्तियां भी 2 तरह की होती है, जैसे हमारे करों से प्राप्त और गैर करों से प्राप्त। जो करों से प्राप्त होता है तो उसकी बात करें तो करों से प्राप्त जो राजस्व प्राप्तियां होती है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर की बात करें हम,
तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और गैर कर की बात करें तो गैर कर हमारे कैसे कैसे प्राप्त होता है। राजस्व की प्राप्तियों में गैर कर से कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं। पहली बार भारत सरकार के द्वारा बेची गई जो सेवाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज इसमें शामिल होता है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश यह हमारे प्राप्त होता है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया अनुदान ये हमारे इससे प्राप्त होता है। तो हमने देख लिया गैर कर से कौन कौन से कैसे कैसे धन प्राप्त होता है। गैर कर से हमारे भारत सरकार के द्वारा बेची गई वस्तु और सेवाएं ये प्राप्त होती है। तो साथ ही साथ हमारे भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश और भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया अनुदान यह सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। फिर बात करें व्यय की। व्यय की बात करें तो राजस्व का वह राजस्व की का वह व्यय जिससे ना तो परिसंपत्तियाँ बढ़ती हैं नहीं देनदारियाँ कम होती हैं। तो हम देख सकते हैं राजस्व का वो व्यय जिससे क्या होता है न तो परिसंपत्तियाँ बढ़ती है न ही देनदारियाँ कम होती है। साथ ही साथ राजस्व के व्यय में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं जैसे भारत सरकार के द्वारा चुकाया गया व्यय, भारत सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी ये दोनों शामिल होते हैं। तीसरा आता है हमारे भारत सरकार के द्वारा के जो संचालन का खर्चा होता है वो। फिर भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और पेंशन का खर्चा, भारत सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, भारत सरकार के द्वारा रक्षा पर जो खर्चा किया जाता है वो। तो इस तरह हम 6 चीज़ें देख सकते हैं जो हमारे शामिल होती है राजस्व व्यय के अंदर। फिर आता है पूंजी। पूंजी की बात करें तो पूंजी को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल। पूंजी को क्या बोला जाता है? कैपिटल कहा जाता है। पूंजी के 2 भाग होते हैं। पूंजी के 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो प्राप्तियाँ और एक एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। पूंजी के 2 भाग होते हैं, एक तो प्राप्तियाँ और एक्सपेंडिचर। सबसे पहले प्राप्तियाँ होती है। पूंजीगत प्राप्तियाँ वो प्राप्तियाँ होती है जिससे न तो देनदारियाँ बढ़ती है न ही परिसंपत्तियाँ कम होती। प्राप्तियों की बात करें तो पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? वो प्राप्ति होती है जिससे या तो देनदारियाँ बढ़ती है या परिसंपत्तियाँ कम होती है। फिर बात करें पूंजीगत प्राप्ति की तो इसके 2 भाग होते हैं। एक तो ऋणों से प्राप्त होता है ये और एक गैर ऋणों से प्राप्त होता है। जो हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है तो ऋण से या गैर ऋण से। ऋणों की बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण के 2 भाग होते हैं अर्थात हम आंतरिक ऋण अर्थात देश के अंदर के जो संस्थान होते हैं उनसे ऋण लेते हैं या फिर हम बाहरी ऋण मतलब बाहरी जो संस्थान होते हैं उनसे ऋण लेते हैं। फिर बात करें गैर ऋण की तो गैर ऋण से कैसे प्राप्तियाँ हो सकती है? पूंजीगत प्राप्तियों में गैर ऋण के 2 भाग होते हैं, एक तो विनिवेश से और एक वसूले गए ऋण से। हिस्से में क्या पैसा प्राप्त होता है। तो पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिससे या तो परिसंपत्तियाँ बढ़ती है या देनदारियाँ कम होती है। तो यह ऐसा व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियाँ बढ़ेगी हमारी या फिर देनदारियाँ कम होगी। बात करें इसकी तो पूंजीगत व्यय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। जैसे कि हमारे भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं, भारत सरकार के द्वारा चुकाया गया कोई ऋण होता है वो इसके अंदर शामिल होगा। भारत सरकार के द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण होता है तो ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। साथ ही साथ इसमें आधारभूत ढांचा, नया PSU अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। भारत सरकार के द्वारा खर्चा पर रक्षा पर जो खर्च किया जाता है तो ये भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा क्या बजट के बारे में। अब बात करें भारत में बजट के घाटे के बारे में। इसके बारे में बात करें बजट के घाटे के बारे में बात करें तो पहला घाटा आता है हमारा कौन सा? राजस्व घाटा। पहला घाटा कौन सा आता है? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा किससे कहते हैं? राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व के व्यय और राजस्व की प्राप्तियां इन दोनों के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। अर्थात राजस्व व्यय में से राजस्व की प्राप्तियां घटा दे राजस्व घाटा निकल के आता है। अंग्रेजी में कहें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को घटा देंगे तो क्या आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट आता है। दूसरा घाटा आता है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। क्या आता है? प्रभावी राजस्व घाटा। इसका मतलब क्या होता है? राजस्व घाटे में से यदि पूंजी निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है, पूंजी निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिर घटाने के बाद जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। फिर तीसरा आता है हमारा राजकोषीय घाटा। तीसरा कौन सा था? राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कैसे कहेंगे? एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सर्जित कुल देयताएं अर्थात एक वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण उधार ये सब क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? प्रमुख घाटा होता है। भारत सरकार का प्रमुख घाटा कौन सा होता है? राजकोषीय घाटा होता है। अब राजकोषीय घाटे की बात करें तो इसके अंदर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को मिला लेते हैं। फिर राजस्व की प्राप्तियां और गैर पूंजीगत
प्राप्तियां, इन दोनों को मिला लेते हैं और दोनों को आपस में घटा देते हैं। मतलब राजकोषीय घाटे में क्या, कुल व्यय में से जो हमारे राजस्व की प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, विनिवेश की प्राप्तियां, इन तीनों को मिला के घटा देते हैं। तो क्या निकल के आता है, हमारा राजकोषीय घाटा निकल के आता है। या और शॉर्ट करने की कोशिश करें तो कुल व्यय की बात करें तो कुल व्यय में हमारे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करते हैं, जबकि यहाँ ऋणों की वसूली और विनिवेश से जो राशि प्राप्त होती है, इसको दोनों को मिला के गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती है। भारत में बात करें तो भारत में राजकोषीय घाटे का प्रयोग सन 1997 से किया जा रहा है। कब से? सन 1997 से हमारे राजकोषीय घाटे का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में बात करें तो भारत में राजकोषीय घाटे का प्रयोग सुखमय चक्रवर्ती जो समिति थी, इसकी सिफारिश पर किया जा रहा है। जो हमारी सुखमय चक्रवर्ती समिति है, इसकी सिफारिश पर क्या हमारे राजकोषीय घाटे का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ हद तक की बात करें तो राजकोषीय घाटा अच्छी चीज़ है। कुछ हद तक की बात करें तो राजकोषीय घाटा अच्छी चीज़ है, अर्थात सकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि राजकोषीय घाटे का प्रयोग पूंजीगत खर्चों के लिए किया जाता है। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण भारत में राजकोषीय घाटा 9% से ज़्यादा हो गया था। 2021-22 में ये घाटा 6.7% था। 25-26 के लिए ये 4.5% रखा गया है, अर्थात हमने राजकोषीय घाटे को घटाने की पूरी कोशिश की है। फिर बात करें बजट घाटे की, तो राजकोषीय घाटे से पहले भारत में बजट घाटे का प्रयोग किया जाता है। बजट घाटे का मतलब होता है कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, अर्थात कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा देंगे तो बजट घाटा आता था। और बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा तदर्थ जो ट्रेजरी बिल है वो जारी किए जाते थे, अर्थात आरबीआई के द्वारा नए नोट भी छापे जाते थे। तो हम ट्रेजरी बिल भी जारी किए जाते हैं, साथ ही साथ रिजर्व बैंक के द्वारा नए नोट छाप लिए जाते थे। वर्तमान में बजट घाटे की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, अर्थात भारत में बजट घाटा शून्य होता है, अर्थात जितनी प्राप्ति होती है उतना ही खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये नोट छापने वाली व्यवस्था इसको भी बंद कर दी गई। फिर आता प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटे का मतलब होता है राजकोषीय घाटे में से चुकाया गया ब्याज घटा दे। राजकोषीय घाटे में से हम क्या करेंगे, चुकाया गया ब्याज घटा देंगे, तो क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आएगा। प्राथमिक घाटा इस बात की ओर संकेत करता है कि वर्तमान ऋण का कितना भाग पुराने ब्याज चुकाने के लिए खर्च किया गया है। वर्तमान ऋण का कितना भाग क्या पुराना ब्याज चुकाने के लिए किया जा रहा खर्चा, इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब बात करते हैं, घाटा तो हमने काफ़ी सारा देख लिया है, घाटा हमने देख लिया। अब बात करेंगे घाटे का वित्तीयन, अर्थात घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा। घाटे को पूरा करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग करें। जैसे कर राजस्व में वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी, अर्थात कर राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे घाटे को पूरा किया जा सके। घाटे का मौद्रीकरण, अर्थात नए नोट छापने की कोशिश करेंगे। ऋणों में वृद्धि करेंगे, अर्थात हम बाहर से ज़्यादा ऋण लेंगे जिससे हम घाटे को पूरा कर सकें। सरकार के द्वारा कुछ घाटा जानबूझ के ही रखा जाता है जिससे कि आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा सके और बाजार में मांग को बढ़ाया जा सके, इसलिए कई बार सरकार जानबूझ के घाटा रखती है थोड़ा बहुत। तो सरकार के द्वारा कुछ घाटा जानबूझ कर रखने की अवधारणा क्या है, J.M. काइंस नामक जो अर्थशास्त्री था इसके द्वारा दी गई थी, अर्थात इसने कहा थोड़ा बहुत घाटा तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो थोड़ा बहुत से तो ठीक है, लेकिन यदि ज़्यादा राजकोषीय घाटा होगा तो उससे क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। ज़्यादा राजकोषीय घाटा होगा तो जो ऋण हम ले रहे हैं इसको पूर्ति करने के लिए, तो ऋण भार क्या आने वाली पीढ़ियों पर हस्तांतरित होगा, अर्थात ऋण लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी अपनी विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती और वह केवल और केवल ऋणों के ब्याज और ऋणों को चुकाने में लगी रहती है। यदि ऋण विदेशों से लिया जाता है तब विदेशों की जो देश की संप्रभुता है वो इससे प्रभावित होती है। यदि ऋण कहाँ से ले रहे हो, आप विदेशों से ले रहे हो, तो किससे क्या होगा, तो देश है तो देश की संप्रभुता इससे प्रभावित होगी। तो यदि राजकोषीय घाटे से देश अधिक राजकोषीय घाटे से क्या होता है, देश ऋण जाल में फंस जाता है। ऋण जाल का मतलब है कि पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण लेना, अर्थात पुराना लोन चुक नहीं रहा आपसे और आप क्या कर रहे हो, नया लोन ले रहे हो, तो इससे क्या होता है, हम ऋण जाल में फंस जाते हैं। विदेशी ऋणों का भुगतान क्या विदेशी मुद्रा में किया जाता है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगता है या फिर विदेशी मुद्रा भंडार इससे प्रभावित होता है। फिर आगे बात करें, यदि ऋण देश के अंदर से लिया जा रहा है, कहाँ से ले रहे हैं, यदि ऋण देश के अंदर से ले रहे हैं तब निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो किसके पास चला गया, सरकार के पास, तो उसके पास नया लोन देने के लिए पैसा नहीं बचता है।
तो इससे क्या होता है, निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम होने से क्या निजी निवेश नहीं हो पाएगा। बात करें आगे, अधिक राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार के द्वारा खर्च अधिक किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, सरकार के द्वारा खर्च अधिक किया जा रहा है तथा अधिक खर्चे से मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। अधिक खर्चे से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। अधिक राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि देश का राजकोषीय प्रबंधन अच्छा नहीं है। यदि किसी भी देश का राजकोषीय घाटा ज़्यादा है क्या है, किसी भी देश का राजकोषीय घाटा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि देश का राजकोषीय प्रबंधन अच्छा नहीं है। और देश का राजकोषीय प्रबंधन अच्छा नहीं होने से क्या, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कम होती है, अर्थात दुनिया में हमारी साख कम होने लग जाएगी तथा विदेशी निवेश इससे प्रभावित होगा। जो हमारा विदेशी निवेश है, अर्थात जो दूसरे देश हमारे देश के अंदर निवेश करते हैं, वह निवेश क्या है, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह हमने घाटे को देखा। फिर बात करें आगे कि यदि घाटे का मौद्रीकरण किया जाता है, कि जैसे कि जितना घाटा हो गया, हमने क्या किया, उसके एवज में नोट छापने शुरू कर दिए। क्या किया हमने, इसके एवज में क्या किया, नोट छापने शुरू कर दिए। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। तो इससे बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। अब बाजार में तरलता बढ़ने से क्या होगा, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, जो भी अच्छी बात नहीं है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा पूंजीगत खर्चों को कम कर दिया जाता है। क्या होता है, राजकोषीय घाटा कम करना है, इसके लिए क्या करेंगे, पूंजीगत घाटा है इसको कम कर देंगे। और पूंजीगत खर्चे कम करने से क्या होता है, आधारभूत ढांचा प्रभावित होता है। इससे क्या होगा, आधारभूत ढांचा प्रभावित होगा। सरकार के द्वारा राजस्व कर को बढ़ाने के लिए कर दरों को बढ़ा दिया जाता है। सरकार के द्वारा क्या, राजस्व कर को बढ़ाने के लिए कर दरों को बढ़ा दिया जाता है और प्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जाता है। यदि क्या प्रत्यक्ष कर को बढ़ाया जाता है तब निवेश प्रभावित होगा, और यदि अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाया जाता है तो मुद्रास्फीति होगी, अर्थात महंगाई बढ़ जाएगी। और कर दरों को बढ़ाने से सदैव राजस्व में वृद्धि नहीं होती। कई बार देखा जाता है, यदि आप करों को बढ़ाते हैं तो लोग क्या है, कालाबाजारी करने लगते हैं, या फिर साथ ही साथ क्या, कर चोरी करनी शुरू कर देते हैं। राजस्व कर और कर की दर दोनों में क्या, लेफर कर, इनके माध्यम से इसको समझाया जाता है कि मतलब एक हद तक ही करों की दर बढ़ाने से कर राजस्व बढ़ता है, उससे यदि ज़्यादा आपने कर की दर बढ़ाई तो क्या होगा, आपका राजस्व कम हो जाएगा बढ़ने की बजाय। इसको लेफर कर है ना, उसके माध्यम से समझाया जाता है। फिर राजकोषीय प्रबंधन खराब होने के कारण क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, उनके द्वारा क्रेडिट रेटिंग को कम कर दिया जाता है। साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग कम होने से क्या होता है, बाहर से ऋण मिलना और भी मुश्किल हो जाता है, अर्थात हमारी शर्तें कड़ी हो जाती है। अब बात करेंगे, जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको नियंत्रित करने के कौन से उपाय अपनाए गए, क्या कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, तो वो उपाय देखते हैं। पहले आता है राजकोषीय समीकरण, अर्थात फिस्कल कंसोलिडेशन। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजस्व का अधिकतमीकरण, व्यय का युक्तिकरण, ऋण के बेहतर प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। क्या, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजस्व का अधिकतमीकरण, व्यय का युक्तिकरण और ऋण के बेहतर प्रबंधन का प्रयोग करते हैं। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, राजकोषीय समेकन कहा जाता है। अब वो हमारे फिस्कल जो कंसोलिडेशन है इसके दो भाग है, अर्थात राजकोषीय समेकन के दो भाग है। एक तो राजस्व का अधिकतमीकरण करो और दूसरा क्या है, हमारे व्यय का युक्तिकरण करो। युक्तिकरण का मतलब जरूरी हो वहीं पैसा खर्च करो। तो सबसे पहला काम होता है कि आप राजस्व को बढ़ाने की कोशिश करो, अर्थात खर्चे तो वहीं के वहीं है, तो आप क्या करो, इनकम बढ़ाने की कोशिश करो, अर्थात करों में सुधार करो, जिससे जीएसटी लाया गया है। जैसे कि हमारा जीएसटी लाया गया है करों में सुधार करने के लिए, जिससे कि हमारा कर राजस्व बढ़ाए। काले धन के विरुद्ध कार्रवाइयाँ शुरू कर दो, जिससे हमारा राजस्व बढ़े। गैर कर राजस्व में वृद्धि करने की कोशिश करो, साथ ही साथ विनिवेश को बढ़ाने की कोशिश करो। सरकारी परिसंपत्तियों को किराए पर देना शुरू करो, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, हमने एक योजना बनाई है जिससे हमारे सरकारी क्षेत्र के अंदर जितनी भूमि पड़ी है फालतू, उनको किराए पर दी जाएगी, जिससे क्या सरकार को थोड़ा बहुत लाभ हो। फिर आता है व्यय का युक्तिकरण, अर्थात खर्चा वहीं करो जहाँ जरूरत हो, अर्थात बेहतर ऋण प्रबंधन करना, जिससे कि कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था की जा सके। ऋणों का प्रबंधन क्या है, बेहतर करना, जिससे कि कम ब्याज दर पे ही ऋणों की व्यवस्था हो सके। सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण करो, अर्थात सब्सिडी है तो ऐसा करो कि जैसे बेहतर लक्ष्यीकरण किया जा सके, सब्सिडी उसी को मिले जिसको ज़रूरत है, हर किसी को नहीं। सब्सिडी को पहुंचाने में लगने वाले खर्चे को कम किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये विधि हमने अपनाई है, जिससे क्या है, सब्सिडी है सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है।
फिर बात करें सरकार के संचालन के खर्च को कम कर किया जाना चाहिए। सरकार के संचालन का खर्चा है उसको कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को क्या युक्ति संगत किया जाना चाहिए कि जो उनको ज़रूरी है वही चीज़ उसको दी जानी चाहिए। फिर बात करें जो हमारे पूंजीगत खर्चे हैं उसको कम करने के लिए, क्या पूंजीगत खर्चे हैं इसको कम करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रयोग किया जाना चाहिए। और सार्वजनिक निजी साझेदारी मतलब पीपीपी मोड को कहा जाता है। तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास क्या है, एक FRBM एक्ट आया 2003 के अंदर। FRBM का पूरा नाम है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए FRBM एक्ट 2003 में पारित किया गया था। ये पारित कब हो गया, 2003 में। और इस एक्ट के अनुसार 2006 के बाद, कब, 2006 के बाद सरकार सीधे RBI से लोन नहीं ले सकती। इस एक्ट के पारित होने के बाद 2006 के बाद क्या सरकार क्या सीधे RBI से लोन नहीं ले सकती। FRBM एक्ट 2003 के तहत भारत का वित्त मंत्री के द्वारा बजट के साथ संसद में 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जो वर्तमान में भी किए जाते हैं। पहला आता हमारा मध्यम अवधि का, क्या मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति का वक्तव्य, अर्थात मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट MTFPS। तो ये हमारे बजट के साथ प्रस्तुत हो। दूसरा हमारा राजकोषीय नीति की रणनीति वक्तव्य, अर्थात फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट FPSS। तो ये स्टेटमेंट है, ये जारी होना चाहिए। साथ ही साथ वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, क्या वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये जारी होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि साथ ही साथ इस एक्ट में क्या लिखा है, जो हमारे बजट है उसके साथ 3 दस्तावेज जारी होने चाहिए। तो तीनों दस्तावेज ये। अब FRBM एक्ट आ गया, तो FRBM एक्ट लाने के उद्देश्य क्या है। इस एक्ट के लाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन को दक्ष, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है, हमारे जो राजकोषीय प्रबंधन है इसको दक्ष बनाना है, प्रभावी बनाना और पारदर्शी बनाना है। राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना है। सरकार के राजस्व व्यय और ऋण का बेहतर प्रबंधन करना है। क्या करना है, सरकार के राजस्व व्यय और ऋण है इसका बेहतर प्रबंधन करना है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति इनमें बेहतर समन्वय स्थापित करना है। क्या करना है, जो हमारी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, अर्थात मौद्रिक नीति तो हमारे RBI के द्वारा जारी की जाती है, राजकोषीय नीति हमारी सरकार के द्वारा जारी की जाती है। इनमें क्या करना है, बेहतर समन्वय स्थापित करना है। अर्थव्यवस्था में स्थिरता लानी है। क्या करना, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लानी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या, अर्थव्यवस्था की जो विश्वसनीयता इसको बढ़ाना है। राजकोषीय जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है। तो इस तरह FRBM एक्ट 2003 के मुख्य उद्देश्य ये थे। अब साथ ही साथ उद्देश्य तो देख लिए, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या, अर्थात हमारे क्या क्या लक्ष्य है। FRBM एक्ट 2003 की क्या लक्ष्य है, जो हमारा ये एक्ट है 2003 वाला, इसके द्वारा राजकोषीय घाटे को तो 3% और राजस्व घाटे को 0% रखने की बात कही थी। कि हमें क्या करना है, राजकोषीय घाटा तो 3% होना चाहिए, या 3% से ज़्यादा नहीं, और जो हमारा जो राजस्व घाटा है ये तो हमारा 0% ही होना चाहिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम, अर्थात जो हमारा FRBM एक्ट 2003 है, इसके द्वारा लक्ष्य को 2008-9 में पूरा करना है। अर्थात हमें ये लक्ष्य 2008-9 तक प्राप्त करना है, ये हमने लक्ष्य बनाया था। वर्ष 2008-9 में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, इसलिए इसकी समय सीमा को बढ़ा के 2012 कर दिया गया। अर्थात ये लक्ष्य हमें कब तक प्राप्त करना है, 2012 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। वर्ष 2012 में भी ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सके, इसलिए इस लक्ष्य को समय सीमा को बढ़ा के कितना कर दिया, 2015 के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना जरूरी है। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, टाइम लाइन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये घाटा पूर्ण नहीं हो रहा। राजस्व घाटे के स्थान पे प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य रखने का लक्ष्य रखा गया। अर्थात जो हमारे अनुदान दिया जाता है किसको, अन्य को, राज्य को, जो हमारे जो पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है उसको घटाने के बाद जो आता है हमारा क्या, प्रभावी राजस्व घाटा, उसको शून्य रखने की बात कही। फिर बात करें 2015 में, ये जो लक्ष्य है 2015 में भी ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, इसलिए इस लक्ष्य की समय सीमा को बढ़ा के कितना किया, 2018 में ले गए। अब बात करेंगे FRBM रिव्यू कमेटी, अर्थात जो 2015 तक धीरे धीरे करके देखा, तो FRBM एक्ट 2003 में पास हुआ, लेकिन इसके लक्ष्य वो प्राप्त नहीं हो सके। तो फिर चेक किया कि ऐसी क्या समस्या आ रही। इसके लिए FRBM रिव्यू कमेटी या समीक्षा समिति का गठन किया गया। इसका गठन क्या, 2016 में किया गया। कब किया गया, 2016 में इसका गठन किया गया।
FRBM एक्ट जो समिति है, समीक्षा समिति, इसका अध्यक्ष हमारे NK सिंह को बनाया गया। वर्तमान में देखें तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, अर्थात अब तो 16वां आ गया है। FRBM एक्ट समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, इसलिए इसे NK सिंह समिति कहते हैं। अब तो हमारे 2016 वित्त आयोग चल रहा है, जो अरविंद पनगड़िया जिसके अध्यक्ष है। FRBM एक्ट समिति की बात करें तो इसकी सिफारिश क्या थी समीक्षा समिति की कि राजकोषीय घाटा 2.5%, राजस्व घाटा कितना 0.8% होना चाहिए। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे का लक्ष्य 2023 तक हमें प्राप्त करना है। राजस्व घाटा हो या राजकोषीय घाटा, इसके लक्ष्य में 0.5% का विचलन ही स्वीकार किया जा सकता है। कितना? 0.5% ही स्वीकार होगा कि ये घाटा ज़्यादा हो रहा है, और यदि इससे ज़्यादा घाटा होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे में इस लक्ष्य विचलन को एस्केप क्लॉज कहा जाता है, अर्थात कोई विशेष परिस्थिति आएगी तभी ये 0.5% का जो विचलन है वो स्वीकार किया जा सकता है। बात करें राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, तो इनके लक्ष्य में 0.5% का विचलन केवल निम्न परिस्थितियाँ होती उनके अंदर स्वीकार होगा, जैसे कि हमारे को युद्ध की स्थिति हो, विशेष आपदा की आने पे, कृषि को यदि भारी नुकसान हो जाए, ऐसी स्थिति में, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार स्थिति हो, तो ही जो ये हमारी 0.5% का विचलन स्वीकार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं स्वीकार किया जाएगा। बात करें सरकार के राजकोषीय प्रबंधन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। सरकार का जो राजकोषीय प्रबंधन है उस पर नजर रखने के लिए क्या एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन होना चाहिए, तो इसके ध्यान देगी। ऋण और GDP का अनुपात कितना होना चाहिए? 60%। ऋण और GDP का अनुपात कितना होना चाहिए? 60%, जिसमें केंद्र सरकार का ऋण 40% और राज्य सरकार का ऋण कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। तो ऋण और डेब्ट टू GDP रेशियो कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। राज्य सरकार का लोन किसमें? 20% और केंद्र सरकार का 40% होना चाहिए। और एक नया व्यापक राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम लाया जाना चाहिए, अर्थात पुराना वाला काम नहीं करेगा, इसके लिए नया लाना चाहिए। अब बात करें शून्य आधारित बजट की, जीरो बेस बजट की, तो पारंपरिक बजट में सिर्फ खर्चों की समीक्षा की जाती है, पुराने खर्चों की समीक्षा नहीं होती है। जो पारंपरिक बजट होते हैं उनमें क्या सिर्फ नए खर्चों की समीक्षा होती है, पुराने खर्चों की समीक्षा नहीं की जाती है। शून्य आधारित बजट में नए और पुराने सभी खर्चों की समीक्षा की जाती है। शून्य आधारित बजट में अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में इससे मदद मिलती है। किससे? शून्य आधारित बजट में। 1986 में विज्ञान और तकनीकी विभाग के द्वारा शून्य आधारित बजट को पहली बार अपनाया गया था। क्या शून्य आधारित बजट को? और शून्य आधारित बजट की मुख्य चुनौती होती है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था, इसलिए शून्य आधारित बजट को कुछ विभागों में शामिल किया गया, सब में नहीं। फिर हमारा एक बजट आता आउटकम बजट। कौन सा? आउटकम बजट की बात करें, आउटकम बजट, तो इस बजट को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। इस बजट के तहत प्रत्येक खर्च के सामने एक भौतिक लक्ष्य रखा जाता है, अर्थात जब भी खर्चा करेंगे तो एक लक्ष्य तय करेंगे कि इस खर्चे के बदले में हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तथा खर्च की समीक्षा भौतिक लक्ष्य के आधार पर की जाती थी कि जो खर्च किया है वो सही हुआ कि नहीं, ये हम तय करेंगे कितना काम हुआ है, जिसके कारण व्यय की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात व्यय सही हुआ है या नहीं इसको चेक किया जा सकता है। फिर आता हमारा एक जेंडर बजट। जेंडर बजट की बात करें तो जेंडर बजट कैसे करते हैं? जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए जो हम खर्चा है उसको अलग से दिखाते हैं कि खर्चा तो हुआ है लेकिन महिला और बच्चों के लिए कितना खर्चा हुआ है, ये जेंडर सेंसिटिव बजट होते हैं। जेंडर बजट आने से क्या फ़ायदा हुआ है? जेंडर बजट आने से सरकार की महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है कि महिला इनके प्रति सीरियस है। जेंडर बजट सरकार की प्राथमिकता को भी दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या है। महिलाओं और बच्चों की मुद्दों के प्रति जन जागरूकता बढ़ती है। महिला और बाल सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलता है। तो महिला और बाल सशक्तिकरण इससे इसको बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो हमारा बजट है इसके बारे में सब कुछ जानने की प्रयास किया। सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, करों की प्राप्तियाँ, जो घाटे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो अगले लेक्चर में हम करों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।